नमस्कार साथियों, मैं राहुल सवर्णा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस में कुछ वैसे प्रश्न का कलेक्शन लेके आए हैं जो कि केमिस्ट्री में खास करके उस मुद्दे का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करवा देता हो, आपसे गलती करवा देता हो, और ये एक क्वेश्चन यदि आप सही कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में आपके रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लास्ट क्वेश्चन तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए सबसे पहला सवाल देखिए क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को समझिए। कहता है सबसे पहला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के विलयन का प्रकार है। अब यहां ध्यान देना है, आपको समझना है कि इस विलयन में कि विलयन होता क्या है। तो विलयन जो है ये विलय और विलायक के सम्मिलित स्वरूप को कहा जाता है। यानी विलय और विलायक, ध्यान देना है, विलय और विलायक का जो सम्मिलित स्वरूप होता है इसी से किसका निर्माण होता है। तो विलय और विलायक का जो सम्मिलित स्वरूप होता है इसी से विलयन का निर्माण होता है। अर्थात इस विलयन को उस पदार्थ की अवस्था के आधार पे जिससे कि मिलकर वो बनता है, इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से ये विलयन जो है इसको 9 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में गैस का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन और गैस में ठोस का विलयन। तो उसी में से एक के बारे में आपसे पूछा कि द्रव में द्रव का विलयन क्या है, अर्थात इसमें विलायक भी द्रव होगा और इसमें विलय भी द्रव होगा। अब यदि ऑप्शन पर देख चलते हैं तो आपका ये पारा है, आपको पता है कि पारा द्रव अवस्था में रहता है और ये लेड क्या है, लेड आपका ठोस अवस्था में रहता है। क्लियर? तो पारा द्रव में रहता है और लेड ठोस में रहता है। तो पारा में लेड का विलयन का मतलब हो गया ये द्रव में ठोस का विलयन है, अर्थात ये आंसर नहीं होगा। था द्रव में द्रव का, तो जल भी आपका क्या है, द्रव है, और अल्कोहल भी क्या है, द्रव है। तो ये दोनों क्या हो गया, द्रव में द्रव का विलयन, अर्थात क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यदि पारा में लेड के विलयन की बात करेगा तो ये किसका एग्जांपल होगा, तो द्रव में ठोस का विलयन। यदि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता कि द्रव में ठोस के विलयन का एग्जाम्पल क्या होगा तो आप आंसर क्या बोलते कि पारा में लेड का विलयन जो है वो द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण होगा। दूसरा आपका था जल में अल्कोहल का विलयन, अर्थात द्रव में द्रव के विलयन का ये एग्जाम्पल्स है। अगला है थैलियम में पारा का विलयन। तो थैलियम क्या है, ये ठोस अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है और पारा द्रव में है। तो ये क्या है भाई, तो थैलियम में यदि पारा की बात करता है तो ये ठोस में द्रव के विलयन का एग्जाम्पल होगा। और आगे था इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका आंसर बी हो गया, ये द्रव में द्रव का विलयन है। और यदि थैलियम में पारा की बात करेगा तो ये ठोस में द्रव का विलयन है। पानी में यदि आप चीनी मिला देते हैं तो वह द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण होगा। तो इस तरीके के सवाल जो है आपसे विलयन टॉपिक से जो है पूछा जाता है। और यहां से क्लियर हो गया विलय और विलायक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, विलयन। जैसे कि आप पानी में आप चीनी को डालते हैं, तो यदि आप पानी में चीनी को डालते हैं तो इससे किसका निर्माण होगा, तो शरबत का निर्माण होगा। इसका मतलब शरबत क्या है, तो शरबत आपका विलयन हो गया। चीनी क्या हो जाएगा, तो चीनी की मात्रा कम रहती है तो ये आपका विलय हो जाएगा। और पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अर्थात विलायक और विलय ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, तो विलायक और विलय ये दोनों मिलकर जो है वो आपका विलयन का निर्माण करता है। तो शरबत एक विलयन है जो पानी में चीनी के घुलाने से बना है, तो पानी विलायक है और चीनी क्या है मेरे दोस्तों, तो विलय है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, ये आपका द्रव में ठोस का विलयन होगा। यदि आप पानी में नमक को मिलाते हैं, यदि आप पानी में चीनी को मिलाते हैं तो वो आपका द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण होगा। तो इस तरीके के कई एक एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, कई एक उदाहरण बताया जिससे संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। उम्मीद करते हैं ये 100% आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, इसके आंसर को कमेंट करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन से जुड़ सके। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोगिता के बारे में बोला तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है ये आग बुझाने में किया जाता है। कहां किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है ये आग बुझाने में किया जाता है। कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है ये आपको आग बुझाने में किया जाता है। किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है आग बुझाने में किया जाता है। ये पूछा था नहीं किया जाता है, तो सवाल पर ये
आग जलाने में एकदम आंसर होगा, क्योंकि आग जलाने में CO2 का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूंकि नहीं पूछ रहा था तो आग जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। किया किसका जाता है? यदि सवाल यह होता कि आग जलाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है की बात होती कि आग जलाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन का। यदि आपको आग जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे तभी आग जलेगा। यदि ऑक्सीजन का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो आग कतई नहीं जल सकता है। फिर आपका है कि डबल रोटी को स्पंजी बनाने में, डबल रोटी को स्पंजी बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आप वहां पर सोडा का प्रयोग करते हैं, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो इसके लिए आप बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। यदि बात करते हैं वीकर के भंडारित करने में, तो वीकर को भंडारित करने के लिए जो है आप क्या करते हैं? आप सोडा का यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्वेश्चन कह रहा था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, धारा के उष्मीय पर आधारित है पूछा है कि आधारित है, तो आपका आंसर फ्यूज हो जाएगा। नहीं पूछता तो हीटर, विद्युत मोटर, स्विच, ये सब जो है इस पर आधारित नहीं है पूछा था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर फ्यूज हो जाएगा। और ये फ्यूज किसका बना होता है? तो ये फ्यूज जो है सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूज तार किसका बना होता है, तो फ्यूज तार जो बना होता है ये सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का। किसका बना होता है? तो ये सीसा एवं टीन के मिश्र धातु से आपका फ्यूज तार का निर्माण होता है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई दिक्कत बाबू किन्हीं को भी? चलिए अगले प्रश्न पर चलें। गुड। अगला है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल के वाष्प में परिवर्तन की बात करते हैं, अर्थात जल के बारे में आपको पता है कि जल जो है ये द्रव अवस्था में रहता है। अब ये जल यदि वाष्प में परिवर्तित हो गया, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो आपका गैस में कन्वर्ट हो गया। तो जल गैस में कन्वर्ट कब होगा? जब आप इसको गर्म करते हैं। जब आप इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर जो है ये जल आपका वाष्प रूप में परिवर्तित होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ये कहलाता है वेपोराइजेशन। यानी जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है ये आपको वाष्पीकरण के नाम से, अर्थात वेपोराइजेशन के नाम से जाना जाता है। फिर यदि वाष्प से जल में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संघनन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको संघनन के नाम से जाना जाता है। तो आप जल को वाष्प में भी बदल लेते हैं और वाष्प को जल में भी बदल लेते हैं। ये प्रक्रियाएं दोनों संभव होती है। अर्थात जल का जो वाष्प में बदलना था ये किस प्रकार का परिवर्तन था? तो इस परिवर्तन को कहा जाता है फिजिकल चेंज, अर्थात इसे भौतिक परिवर्तन के नाम से, भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंज के नाम से, फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो गया प्राकृतिक, भौतिक। चूंकि परिवर्तन पूछ रहा था इसलिए आंसर क्या होगा? इसे भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जल के वाष्प में बदलने की बात बोलेगा कि पानी का वाष्प में बदलना, क्योंकि जब पानी को आप वाष्प में बदलते हैं तो आप उस वाष्प से पुनः पानी की प्राप्ति कर सकते हैं। या बर्फ का जमने पिघलने की बात करेगा, या फिर आपसे स्प्रिंग के सिकुड़ने फैलने की बात करेगा, या फिर आपसे मांसपेशी के दबने फूलने की बात करेगा। तो ये सब कैसा चेंज होगा? ये सब आपका फिजिकल चेंज होगा, ये सब आपका भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें पदार्थ का रंग, रूप या गुण कुछ समय के लिए बदलता है और उसे पुनः आप प्राप्त कर लेते हैं। तो आपका आंसर यहां पर भौतिक परिवर्तन से होगा, फिजिकल चेंज से होगा। यदि बात मैं आपसे रासायनिक परिवर्तन का करूं कि सर रासायनिक परिवर्तन किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो ध्यान रखना है। यदि आपसे बात करेगा लोहे में जंग लगना, यदि आपसे बात करता है कि लोहे में जंग लगना कैसा ये परिवर्तन होगा, या बात करता है आपसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना किसका उदाहरण होगा, तो आप ध्यान रखेंगे लोहे में जंग लगने की बात किया जाए, दूध से दही बनने की बात किया जाए, या फिर आपसे भोजन पचने की बात किया जाए, तो ये सबका सब किसका एग्जाम्पल होगा? तो ये टोटल का टोटल जो है ये केमिकल चेंज होगा,
अर्थात रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का रंग, रूप या गुण सदा के लिए बदल जाता है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चाहे लोहे में जंग लगना हो, दूध से दही का बनना हो, या फिर भोजन का पचना हो, यह सब कैसा परिवर्तन है, यह सब केमिकल चेंज है, इसे पुनः कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर, चूंकि ये जल का वाष्प में बदलने से था, तो आपका आंसर फिजिकल चेंज होगा। बाकी फिजिकल चेंज की बहुत सारी घटनाएं हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया। और केमिकल चेंज में क्या होगा, लोहे में जंगना, दूध से दही का बनना, भोजन का पचना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, कागज का जलना, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैंने अभी आपको बताया। इस तरह के कई एक बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि बताइए ये परिवर्तन किस प्रकार का होगा, लकड़ी का जलना या कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज केमिकल चेंज, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि आपको यह सेशन मेरे दोस्त अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से इस सेशन को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और वो भी साइंस की अच्छे से प्रश्न को देख सके और वो भी एग्जाम पास कर सके। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लगता है, और आंसर कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग आंसर कमेंट जरूर करेंगे। यदि आपको आंसर प्राप्त रहता है तब जो क्वेश्चन हम पूछते हैं या जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। क्लियर भाई? अगला प्रश्न है कि दूध का औसत पीएच मान क्या होता है। देखिए, पीएच की बात करेंगे तो पीएच का फुल फॉर्म पहले आप जान ले, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा है कि बताइए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। और पोटेंज एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शक्ति, अर्थात जिसको आप लोकल भाषा में, जिसको आप साइंटिफिक भाषा में पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ये पोटेंज का भी मतलब होता है, लैटिन में ये पोटेंज है जिसका शक्ति होता है। अर्थात पीएच से हाइड्रोजन के पावर का, शक्ति का पता चलता है उस पदार्थ में। तो दूध का पीएच पूछ रहा था, तो दूध का पीएच जो है ये आपका 6.6 होता है। लेकिन याद रखिएगा, यदि दूध ज्यादा खट्टा हो जाएगा, यदि दूध ज्यादा खट्टा हो जाएगा तो इसका पीएच मान जो है ये 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि जब दूध खट्टा हो गया हो, जब दूध 2-3 दिन का बासी हो गया हो, तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो याद रखिएगा उसका पीएच मान 6 से कम होगा, क्योंकि पीएच मान जितना कम होता है, पीएच मान जो है जितना कम होता है, जितना कम होता है, पीएच मान जितना कम होता है उतना ही ज्यादा वह अम्लीय होता है, उतना ही ज्यादा वह अम्लीय होता है। अम्लीय अर्थात एसिडिक, अम्लीय अर्थात एसिडिक होता है। याद रखिएगा, पीएच मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। यदि मैं बात करूं 8 किसका पीएच मान होता है, तो ये आपका समुद्रीय जल का, समुद्रीय जल के पीएच मान की बात करेंगे, समुद्रीय जल का पीएच मान की बात करेंगे तो ये आपका 8 होता है। नहीं, 7.4 की बात करेंगे तो ये आपके रक्त जो है, ये आपका रक्त अर्थात ब्लड की बात किया जाए तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। क्योंकि आपसे एग्जाम में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पीएच वैल्यू से संबंधित सवालें आती है, जो सवालें आपका यहां से क्लियर हो गया कि इसका पीएच मान कितना होता है। और यह बात हमेशा याद रखिएगा कि पीएच मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, और पीएच मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। कोई दिक्कत बाबू? चलिए अगला प्रश्न कहता है, एकदम ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कौन सा लवण जो है वो नहीं खाना चाहिए। तो एक में था आयोडीन युक्त नमक, बिल्कुल खाना चाहिए, एकदम खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक आप खाएंगे तो घेघा रोग नहीं होगा, ग्वाइटर नहीं होगा, नहीं आपका भोजन का डाइजेशन भी आराम से होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। तो आप नहीं पूछ रहा था तो ये तो भाई है, इसलिए आंसर वो नहीं होगा। समुद्रीय नमक जो है ये डेली प्रतिदिन प्रयोग नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों भाई? क्योंकि यदि समुद्र नमक का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके पेट में जो है दर्द एहसास होगा, भोजन पचने में प्रॉब्लम होगा, भोजन का पाचन सही समय से नहीं होगा, सही समय से नहीं होगा। इसके अलावे और भी प्रॉब्लम क्या होगी, आपका आंत जो है ये आंत भी प्रभावित हो जाएगा, इस तरह की परेशानियां झेलने को मिलेगा। सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा कारक होता है। अगला प्रश्न है कि अम्लराज
यानी एक्वारेजिया मिश्रण है। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, ये अम्लराज जो है, ये अम्लराज क्या है, यह एक कह सकते हैं हाईली एसिडिक है। ये आपका ये हाईली एसिडिक सब्सटेंस, हाईली एसिडिक का सब्सटेंस की बात करता है। तो जो हाईली एसिडिक सब्सटेंस है उसमें आपके एक्वारेजिया का नाम आता है, जो कि आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसमें इसके रेशियो से संबंधित सवाल आता है। तो याद रखिएगा इसका अनुपात जो है 1:3 होता है। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से किसका निर्माण होता है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाने से अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया का निर्माण होता है। और इसमें इसका रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। अब सवाल आंसर देखेंगे तो HCl H2SO4 है, नहीं होगा। HCl और HNO3 है, यही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, बी हो गया। यदि उपयोगिता की बात करके आ जाए कि बताइए कि इसका यूज क्या है, यानी अम्लराज जो है, इस अम्लराज का यूज कहां होता है, तो ध्यान देंगे इसका उपयोग होता है सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे काफी महंगे धातु जो है, काफी जो मजबूत धातु जो है, काफी महत्वपूर्ण धातु जो है, इसको गलाने में सोना, चांदी, प्लेटिनम को भी क्या करता है, ये गलाने का काम करता है, ये उसको साफ करने का काम करता है, करने का काम करता है। यदि आपके घर के भी लोग, आपके परिवार के लोग भी यदि किसी सोनार के पास जाता है अपने आभूषण को साफ करवाने, तो वह सोनार जिस लिक्विड से उस आभूषण को साफ करता है, समझिए वो आपका एक्वारेजिया है, वो समझिए आपका अम्लराज है। तो ये किसका मिश्रण होता है, तो HCl और HNO3 का होता है। और इसका रेशियो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का रेशियो क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे 3:1 होता है। कितना भाई, तो 3:1 होता है। अगला सवाल कहता है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है, ध्यान रखना, कहता वैसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसको क्या बोलेंगे। यदि हम किसी भी एलिमेंट्स में बोलेंगे कि प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, तो ध्यान रखेंगे प्रोटॉन की संख्या यदि आपका समान होगा तो इसका परमाणु संख्या क्या होगा। यदि प्रोटॉन की संख्या समान होगा तो आपका परमाणु संख्या जो है, ये परमाणु संख्या भी क्या होगा, परमाणु संख्या भी समान होगा। यह बात तय रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या यदि समान रहेगा तो परमाणु संख्या भी समान होगा, क्योंकि आपका परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, अर्थात परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा। यानी वो तत्व का परमाणु संख्या यदि ये प्रोटॉन की संख्या समान है तो परमाणु संख्या भी क्या होगा, समान होगा। अब यदि बोला न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगा, तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या, यदि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगा अर्थात अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान अलग होगा। परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग होगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो है ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान A बराबर फॉर्मूला होता है P+N, अर्थात यदि n का मान अलग अलग है तो आपका एटॉमिक मास जो है, आपका परमाणु द्रव्यमान जो है, ये आपका अलग अलग हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान अलग हो जाएगा, परमाणु संख्या समान रहेगा, ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऐसे तत्व को कहा जाता है समस्थानिक, यानी इसे आइसोटॉप्स के नाम से जाना जाता है। यानी एक वैसा तत्व, एक वैसा परमाणु जिसमें परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, इसे समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। याद रखिएगा इसमें Z जो है, इस Z का मान क्या होगा, समान होगा, और A का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा आइसोटॉप्स अर्थात समस्थानिक। यदि समदाबिक की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ए जो है यानी परमाणु द्रव्यमान जो है ये आपका समान हो जाएगा और परमाणु संख्या जो है ये आपका अलग अलग हो जाएगा। तो यदि परमाणु संख्या समान हो जाए और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो वो समस्थानिक हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान समान हो परमाणु संख्या अलग हो वो समदाबिक हो जाएगा। समन्यूट्रॉनिक में क्या होगा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अतः आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर। उम्मीद करते मेरे दोस्त ये पूरी कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे थे ये 100% क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लगा, और आप सभी लोग जो है इसको जरूर एक एक प्रश्न को देखते जाइए।
अगला है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है। जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए मापी जाती है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है। यदि ऑक्सीजन का लेवल ठीक ठाक है मतलब जल ठीक ठाक है, यदि ऑक्सीजन का लेवल घट गया, उसकी मात्रा घट गया, मतलब वो प्रदूषित जल है। इसका मतलब ये क्या मापा जाता है, तो उसमें आपको ऑक्सीजन को मापा जाता है, ना क्लोरीन को मापा जाएगा, ना नाइट्रोजन को, ना ओजोन को। आंसर क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन लेवल को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का बंधन कोण जो है वो आपका 180 डिग्री है। तो ध्यान रखेंगे, बंधन कोण यदि बात करता है आपसे बंधन कोण का कि बंधन कोण 180 डिग्री, तो याद रखिएगा जिस यौगिक का संरचना यदि एक रैखिक होगा, समझिए उसी का बंधन कोण कितना होगा, एक रैखिक होगा, तभी जाकर बंधन कोण 180 डिग्री होगा। अब जल की बात करेंगे तो आपका जल जो है ये आपका कोणीय होता है, जल आपका कोणीय होता है और इसका जो है बंधन कोण 105 डिग्री होता है। तो क्लियर है, ये नहीं होगा। मीथेन जो है ये आपका चतुष्फलकीय होता है, ये आपका चतुष्फलकीय होता है, इसका 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका एक रैखिक होता है और ये आपका 180 डिग्री होता है। अतः आपका आंसर क्या हो गया भाई, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एक रैखिक होता है और जो एक रैखिक होगा उसी का 180 डिग्री होगा। पूछा था 180 डिग्री किसका मान होगा, तो आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अमोनिया की बात करेंगे तो आपका अमोनिया जो है ये पिरामिड की भांति होता है, ये इसका स्ट्रक्चर पिरामिड के जैसा होता है और ये आपका 120 डिग्री होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब आपसे एग्जाम में कभी जल के बारे में, कभी मीथेन के बारे में, कभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कभी अमोनिया के बारे में पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में कभी भी इस तरह के प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। फिर एक बार मैं आपको बता दूंगा, जिसकी संरचना एक रैखिक होगा उसी का 180 डिग्री होगा। जल का संरचना अर्थात आकार कोणीय होता है, 105 डिग्री होता है। मीथेन चतुष्फलकीय होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक रैखिक होता है, 180 डिग्री होता है और आपका अमोनिया पिरामिड की भांति होता है और ये 120 डिग्री का होता है। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग जरूर इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके। हर दिन आपका रात के अब 8 बजे जो है ये वीडियोज आपके चैनल पे मिलेगा और आप लोग जरूर इसको देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।